नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों की हेडलाइंस के साथ। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे टर्म में विकसित भारत की दी गारंटी। कहा, अगला 5 साल होगा गरीब और मध्यम वर्ग की मजबूती का काल। कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल, एमटीएनएल बर्बाद हो चुके। जरा याद कीजिए, एचएएल उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी। सरकारी कंपनियों को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार। कहा, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एचएएल, एयर इंडिया को कांग्रेस सरकारों ने किया बर्बाद, लेकिन मेहनत से मोदी सरकार ने किया आबाद। अपने भाषण में कांग्रेस पर पीएम मोदी का तीखा वार। कहा, आजादी के बाद से कांग्रेस कंफ्यूज। नेहरू, राहुल समेत दूसरे कांग्रेसी नेताओं पर किया प्रहार। चुनाव में 40 सीटें जीतना भी कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज। देवभूमि से देश को दिशा देने का अवसर इस सदन के प्रत्येक सदस्य को आज उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का प्रतिनिधि होने के कारण मिला। समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड ने बनाया इतिहास। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास। सीएम धामी ने बताया गौरव का क्षण। कहा, दूसरे राज्य भी चले उत्तराखंड की राह पर। केजरीवाल को शराब घोटाले में लगानी ही होगी हाजिरी। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की याचिका के बाद दिया आदेश। 17 को होगी पेशी। बीजेपी बोली, एक्सपोज हुए केजरीवाल। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। पीएसयू बैंक, रियल्टी शेयरों में तेजी का दिन। आईटी में रहा दबाव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर प्रचंड प्रहार किया है। कांग्रेस को अंग्रेजों से प्रभावित बताते हुए कहा कि वो शुरू से ही कंफ्यूज रही है। उन्होंने पार्टी को दलित, पिछड़े और आदिवासियों का जन्मजात विरोधी बताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर बाबा साहेब ना होते तो SC/ST को आरक्षण नहीं मिलता। पीएम ने नेहरू की चिट्ठी का हवाला देकर कहा कि वो किसी भी तरह आरक्षण के खिलाफ थे। सदन से राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर भी उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कांग्रेस को 40 सीट मिलना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने खुद अपने कार्यकाल में एजेंसियों के दुरुपयोग की बात स्वीकार की है, जबकि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे टर्म की बात करते हुए कहा कि मोदी 3.0 में विकसित भारत की गारंटी रहेगी। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो। बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है।
और इतना ही नहीं, टियर 2 टियर 3 सिटी नए नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, रिसर्च फंडिंग, उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना, पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूं कि देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है उनकी बातें सुन नहीं सकता है, जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। BSNL, MTNL को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब BSNL, MTNL बर्बाद हो चुके? जरा याद कीजिए, HAL उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी। आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया? ये हालत कौन लाया था? आज जिस BSNL को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो BSNL आज मेड इन इंडिया 4G, 5G, HAL के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग HAL देख रहा, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है HAL। LIC क्या चलाया? आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। 2014 में देश में 234 PSUs थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234, 234, आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। आज अधिकतर PSU रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा PSUs की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं, इनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। हमारे 10 वर्ष में PSU की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। तो क्यों दौड़ रहे हैं PSU शेयर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया इनका जिक्र? आवाज अड्डा में आज देखिए, PSU शेयरों में तूफानी तेजी का राज, आज रात को 10:57 पर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस बार कांग्रेस के लिए 40 सीटें जीतना भी बड़ा चैलेंज होगा। उन्होंने कहा कि नीति, नेता और नीयत सब पर कांग्रेस घेरने लायक है। मैंने भी एक प्रार्थना की है और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पर बात की। उन्होंने कहा कि UCC को पेश करना उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। हमें खुशी है कि देवभूमि से पूरे भारत को दिशा मिलने वाली है। जिस प्रकार से भारत एक हमारा बहुत बड़ा देश है, अन्य बहुत बड़े प्रदेश हैं, लेकिन ये अवसर हमारे राज्य को मिला और हम सब गौरवान्वित हैं
कि ये मौका हम सबको एक इतिहास लिखने का और देवभूमि से देश को दिशा देने का अवसर इस सदन के प्रत्येक सदस्य को आज उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का प्रतिनिधि होने के कारण मिला। और मैंने पहले ही कहा कि ये सामान्य विधेयक नहीं है, बल्कि एक भारत की एकात्मकता का सूत्र है। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया था, देवभूमि उत्तराखंड से आज वही अवधारणा साकार रूप लेने जा रही है, धरातल पर उतरने जा रही है। तो समान नागरिक संहिता से क्या बदलाव आएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सहयोगी विपिन भट्ट। बताइए विपिन जी, क्या है उत्तराखंड यूसीसी का बिल? जी, ये बिल जब कानून बन जाएगा तो कई बड़े बदलाव अपने साथ लेकर आएगा। संक्षिप्त में ही सही, लेकिन इनकी बात करते हैं एक एक करके कि क्या, पहले तो बता देते हैं कि क्या क्या प्रस्ताव इस बिल में दिए गए हैं। तो देखिए, कई बड़े बदलाव होंगे, जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। आप किसी भी तरह की शादी अगर उत्तराखंड में है तो वो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बहु विवाह पर एक से ज्यादा शादी आप नहीं कर पाएंगे, इस पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा हलाला, इद्दत जैसी चीजों पे भी अब पूरी तरीके से रोक होगी। आगे बढ़े और कुछ और चीजें देखें तो लिव इन रिलेशनशिप पे काफी कुछ कहा गया है। इसके लिए काफी सख्त नियम बनाए गए हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा क्या बच्चे, यहां पर जो बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जाएगा, उसके लिए और प्रावधान यहां पर किए जा रहे हैं। और बातों में मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार अब होगा, जो पहले नहीं हुआ करता था। इन तमाम बातों के बीच पति की मौत के बाद अगर दोबारा शादी करती है पत्नी, तो पति के जो माता पिता हैं वो भी मुआवजे के हकदार होंगे, ये भी ये बिल कहता है। साथ ही साथ पत्नी की मौत पर उसके माता पिता की जिम्मेदारी पति पर होगी। ये इधर वे है, चाहे पत्नी की मौत हो चाहे पति की मौत हो, लेकिन स्पाउस को उसके माता पिता को संभालना होगा। पति पत्नी में विवाद तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को दी जा सकती है। तो ये कुछ बड़े पॉइंट, और साथ ही उत्तराखंड की जनजातियां इस बिल से, इसके दायरे से बाहर रखी गई हैं। अब देखते हैं कि क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, पहले क्या था और अब क्या हो गया। देखिए, अगर हम बात करें शादी के लिए बराबरी के हक की, तो अभी कुछ समाजों में पत्नी के जीवित रहते भी दूसरी शादी अलाउड है, लेकिन अब ये नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो शादी के बाद धर्म परिवर्तन का अगर कोई मामला आता है, वहां पीड़ित पक्ष के लिए अधिकार स्पष्ट अभी तक नहीं थे, लेकिन इस बिल में असहमति से धर्म परिवर्तन पर पीड़ित पक्ष तलाक लेने, गुजारा भत्ता मांगने का हकदार बन जाएगा। ये यूसीसी लागू होने के बाद इसमें प्रस्ताव है। लिव इन रिलेशनशिप पे बहुत कुछ कहा गया है। सिर्फ अभी की अगर हम स्थिति देखें तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिनसे डायरेक्शन मिलता है, लेकिन इस बिल में लिव इन के लिए लड़की की उम्र 18 साल डिफाइन की गई है और लड़के की 21 साल जरूरी की गई है। इसके अलावा अब लिव इन में रहने वालों को लिव इन को रजिस्टर कराना होगा, यानी पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप लिव इन में रह पाएंगे। लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, और साथ ही माता पिता को भी इसकी जानकारी देनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लिव इन जोड़े अपने घर पे बताते नहीं हैं। लिव इन में रहने वालों का रजिस्ट्रेशन पहले नहीं होता था, तो जैसा मैंने कहा अब होगा। अब अगर नहीं कराया तो क्या होगा, बिना सूचना 1 महीने से ज्यादा अगर आप लिव इन में रह लिए तो 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में अगर आपने गलत जानकारी भरी है तो 3 महीने की जेल या 25,000 रुपए का जुर्माना यहां पर लगेगा। तो लिव इन अब ऑलमोस्ट शादी जैसा बना दिया गया है, जहां रजिस्ट्रेशन चाहिए और तमाम चीजों का आपको पालन करना पड़ेगा। संपत्ति में संतान के अधिकार पे भी काफी पॉइंट्स हैं यहां, जैसे नाजायज संतान को पहले माता पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन इस बिल में यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद नाजायज संतान को भी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक स्त्री को, एक लड़की को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो यह है उत्तराखंड में यूसीसी जो बिल पेश हुआ है उसके कुछ बड़े हाइलाइट्स। शुक्रिया विपिन जी। और बढ़ते हैं आगे। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। आज दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सीएम को हाजिर होना ही होगा। ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा है
और 17 फरवरी को हाजिर होने को कहा है। जांच एजेंसी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेजा था। केजरीवाल इन समन को राजनीति से प्रेरित बताकर अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसे लेकर ईडी ने 3 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी, जिस पर आज फैसला आया है। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद इंडिया गठबंधन में बिखराव की खबरें आ रही है। ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो एक केंद्रीय मंत्री के साथ जयंत चौधरी की कल देर रात बैठक हुई है। इसमें बीजेपी की तरफ से आरएलडी के विलय की बात रखी गई। वहीं जयंत चौधरी ने एनडीए से 7 सीटों की मांग की है, जबकि एनडीए ने आरएलडी को 3 सीटों का ऑफर दिया है। आपको बता दें कि आरएलडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आरएलडी को 7 सीटें देने का ऐलान कर चुके हैं। आरएलडी के एनडीए में जाने की खबरों पर शिवपाल यादव का कहना है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं जयंत जी को, वो सेकुलर लोग हैं। वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद इंडिया गठबंधन बिखरने लगा है। कई दूसरी विरोधी पार्टियां एनडीए में शामिल हो सकती है। क्या अब विरोधियों को भी एनडीए पसंद आ रहा है? आज आवाज अड्डा में 7:57 पर देखिए इसी पर बड़ी चर्चा। और अब बात करते हैं बाजार की। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। इसी के साथ सेंसेक्स 34 अंक गिरकर बंद हुआ और निफ्टी केवल 1 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी पीएसयू बैंक रियल्टी शेयरों में रही। आईटीपीएससी शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला। वहीं तेजी से भाग रहे पीएसयू शेयरों पर कोटक ने एक रिपोर्ट जारी की है। कोटक का मानना है कि लंबे वक्त में सरकारी कंपनियों में कई तरह के रिस्क फैक्टर हैं। उसने अपने रिपोर्ट में क्या कहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतीन मोहता। मिड कैप्स पे भी कोटक का इसके पहले रिपोर्ट आया था। इसके पहले पीएसयू स्टॉक्स पे भी उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, वैल्यूएशंस महंगे हैं। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है, इसके अंदर भारी डेटा के साथ इन्होंने जस्टिफाई ये करने की कोशिश की है कि पीएसयू स्टॉक्स, स्पेशली जो कैपिटल गुड्स सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर से पीएसयू के जो शेयर्स भागे हैं, शायद अपसाइड यहाँ से लिमिटेड रह सकती है और रिस्क ज़्यादा रह सकता है निवेशकों के लिए, ऐसा इनका मानना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोटक की, तो इनका मानना ये है कि जो लॉन्ग टर्म वाइज बिजनेस में रिस्क आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसको मार्केट शायद इग्नोर कर रहा है। मीडियम टर्म की जो परफॉर्मेंस है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें अनक्लियर है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, जिसका शायद इंपैक्ट पीएसयूज पे पड़ सकता है। पीएसयू इंडेक्स की बात करें तो पर से 92% का गेन आपने देखा है पिछले 12 महीने में। और अब कोटक को लगता है कि कैपिटल गुड सेक्टर में पीएसयू जो कैपिटल गुड नाम है, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रह सकती है। मार्जिन्स पे आगे जाके प्रेशर आ सकते हैं। और अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएचईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आपके स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आएगा जहां वैल्यूएशंस अगर आप देखें 2019 में जब मोदी जी का सेकेंड टर्म था टू द करंट वैल्यूएशन, आपको चीजें महंगी दिखेंगी। बीएल का अगर हम ईवी एबिटा देखें मार्च 19 में तो 9 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड होता था, आज 24 टाइम ट्रेड होता है। बीएचईएल 9 टाइम ट्रेड होता था, लेकिन अभी क्वार्टर में लॉस है तो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम कोची शिपयार्ड की बात करें तो 5 साढ़े 5 के ईवी एबिटा पे ट्रेड होता था और 25 टाइम ट्रेड हो रहा है। एचएल मार्च 19 में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था और अब 21 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड हो रहा है, तो जो हायर साइड पे है, ऐसा कोटक को लगता है। अब यहां से मूव करते हैं पावर पीएसयूज की तरफ, जहां रिटर्न ऑन इक्विटी की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी बहुत वीक होती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यूएशन दे दें इन सभी पावर पीएसयूज को, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत प्रीमियम पे अब रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जैसे एनएचपीसी, एसजेवीएन है वो ट्रेड कर रहे हैं। एनटीपीसी भी इनफैक्ट आपको मल्टी ईयर हाई वैल्यूएशन पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वो टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा जहां एनएचपीसी की जो प्राइस टू बुक थी मार्च 2019 में वो थी 0.8, अब 2.5 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड हो रहा है। एनटीपीसी भी लगभग दुगने वैल्यूएशंस पे आ गया है अब। और अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड जैसा जो फिक्स्ड आरओई का धंधा है वो भी लगभग 2.5 टाइम ईवी प्राइस टू बुक ट्रेड हो रहा है, जो कि 1.5 टाइम था मार्च 2019 में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहां भी अगर आप देखें तो कोटक का मानना यह है कि पिछले दिनों जो क्रूड में वॉलेटिलिटी थी उसके कारण पेट्रोल डीजल के सेल्स पे वॉलेटिलिटी हुई। और अगर हम नुकसान की बात करें तो
अर्निंग्स बहुत ही हेवायर होती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। और अगर हम वैल्यूएशन देख लें बीपीसीएल, एचपीसीएल का, तो जो 2019 में इनका वैल्यूएशन था मार्च में, उससे 15 से 20% प्रीमियम पे ऑलरेडी सारे के सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ट्रेड हो रहे हैं। और अभी करंट वैल्यूएशन देख लें तो फॉरवर्ड बेसिस पे बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी, इन सभी के जो पीज हैं वो एक्सपैंड हो चले हैं। खास करके बीपीसीएल और आईओसी 10 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कोटक के हिसाब से काफ़ी महंगे हैं। और आगे जो ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन है, इसका भी एक बड़ा रिस्क मार्केट इग्नोर कर रहा है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस तरह से लोगों की जिंदगी बदलने जा रही है, इसका उदाहरण इंडिया एनर्जी वीक में रिलायंस न्यू एनर्जी के स्मार्ट एनर्जी होम में देखने को मिला, जिसमें घर के ऊपर लगा सोलर पैनल आपको बिजली देगा। इससे आपको इनकम भी होगी, साथ ही ये आपकी बाइक को भी चार्ज करेगा, बता रहे हैं रोहन सिंह। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस तरीके से हमारी आपकी ज़िंदगी बदलने जा रही है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे रिलायंस न्यू एनर्जीज़ की तरफ से एक प्रोटोटाइप स्मार्ट एनर्जी होम बना के किया गया है। आपको करना ये है कि आपको अपने घर पे एक सोलर पैनल लगाना है और इसके बाद वो आपकी सारी ज़रूरतों को तो पूरा करेगा ही, कुछ आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने में भी मदद करेगा। ये जो पैनल है ये कनेक्टेड है एक स्मार्ट मीटर से, जो अतिरिक्त बिजली होगी ये उसे वापस ग्रिड में भेज देगा। और ये कनेक्टेड है एक माइक्रो आप ये इन्वर्टर कह सकते हैं, ये मल्टीपर्पज़ है। इसका बैटरी के रूप में इस्तेमाल आप मोबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो कनेक्शन होगा आप देख रहे हैं वो आपके फ्रिज से, माइक्रोवेव से, जो बाकी ज़रूरतें हैं उससे यहाँ पे होगा। और सबसे खास बात, घर की ज़रूरतें पूरी होगी आपके सोलर से। उसके बाद आप इस तरह के जो 2 व्हीलर्स हैं उसको भी जो है चार्ज कर सकते हैं। और सबसे खास बात, जो आपने बैटरी देखा था वहाँ पे, ठीक वही बैटरी इस गाड़ी में भी लगेगी। और इसलिए आपको अतिरिक्त, यानी कि आपने आपके घर में ऑटोमेटिकली सोलर एनर्जी से ये बैटरी चार्ज हो रही है, आपने घर की ज़रूरत पूरी कर ली और उसके बाद इस बैटरी को आप अपने 2 व्हीलर में जाके कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत हो गई तो इस तरीके के जो रिलायंस न्यू एनर्जीज़ के स्वैपिंग सेंटर्स की जो योजना है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। आपको एक QR कोड डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद जैसे ही आप वो अपना डिटेल डालते हैं तो आपको जो भी खाली रहेगा वो आपको मिल जाएगा और आप 30 सेकंड के अंदर अपना जो 2 व्हीलर है वो पार कर सकते हैं। तो आपके घर की सारी ज़रूरतें, चाहे वो गीज़र हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, ये इस नए स्मार्ट एनर्जी होम के कॉन्सेप्ट से पूरी हो सकती है। और बिल्कुल ये इनलाइन है प्रधानमंत्री की जो सूर्योदय योजना है उससे, और इससे बहुत जल्दी जो है एक तरह का जो एनर्जी रेवोल्यूशन है वो होने की उम्मीद है। रोहन सिंह, गोवा। और इंडिया एनर्जी वीक में बायोगैस पर IGL के MD के चटवाल से खास बातचीत की है रोहन सिंह ने। सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट, CBG, बायोगैस, इस पे बायोफ्यूल्स अलायंस के जैसे इंडिया की लीडरशिप है इस टाइम, तो उसी डायरेक्शन में आज हमने एक MOU साइन किया है जिसमें हम करीब 18-19 प्लांट CBG के लगाएंगे, जो मूलतः 4 राज्यों में होंगे, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और इसकी कंबाइंड जो हमारे 19 प्लांट्स की जो कैपेसिटी होगी वो करीब हम 0.45 मिलियन MMSCMD गैस पर डे, जो इसकी यूनिट जो कॉमन यूज़ में आती है MMSCMD, मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे, तो 0.45, जो कि अगर IGL की पूरी रिक्वायरमेंट का आप देखें कि 9 मिलियन के आसपास है, तो उसका 5% ये CBG प्लांट से होगा। अब इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ जो एक तरफ कचरे को कैसे उसको वेस्ट को डिस्पोज करें, वो एक चैलेंज रहता है सिटीज़ में, तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का एक छुटकारा मिलेगा। दूसरी तरफ किसानों को एक एग्री वेस्ट की जो समस्या है, पराली की समस्या है, और उसमें अगर हम बायोगैस कन्वर्ट कर देते हैं तो उनको भी वैल्यू एडिशन मिलेगा। तीसरा, जैसे शुगर फैक्ट्रीज़ हो गई, डिस्टिलरीज़ हो गई, उनका जो वेस्ट होता है जिसको हम प्रेस मड और डिस्टिलरी स्पेंट वॉश बोलते हैं, वो है, नेपियर ग्रास है, तो ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे हम गैस बनाएंगे। और गैस बना के, जैसे अब आज की डेट में हमें 50% गैस इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जो भी हम डोमेस्टिकली बनाएंगे वो इंपोर्ट बिल में हमारे, और जो हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसको कम करेगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।